भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। आखिर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना, उसके बारे में बात करें उससे पहले दुनिया में एक महान व्यक्तित्व की स्थिति रखने वाले एक व्यक्ति अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र वही होता है जिसमें सारी शक्तियां, पूरे देश की शक्तियां लोगों में निहित होती हैं। वही वास्तविक रूप में एक लोकतंत्र होता है, जो कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा देश भी एक लोकतंत्र है। मैं एक लोकतंत्र, एक गणराज्य में रहता हूं। तो आइए जानते हैं कि भारत के महान और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की कहानी को। कैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, कैसे भारत के इस संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया, कैसे भारत आज भी सबको भाई बंधु का आदर्श देता है। तो जानते हैं आज के वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसका आधार 1934 में एम.एन. राव ने रखा, जब उन्होंने सुझाव दिया कि अब भारत आगे चल के जब स्वतंत्र हो जाएगा तो उसे अपने संविधान की जरूरत होगी, तो हमें अपने संविधान पर काम करना चाहिए। लेकिन उस समय इनके सुझाव को इतना सीरियस नहीं लिया गया। ठीक इसके एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का खुद का संविधान अब बन जाना चाहिए। बात और आगे बढ़ी और 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को काफी जोर शोर से कहा, लोगों को बताया कि भारत के संविधान को, भारत को कितनी जरूरत है कि भारत का खुद का संविधान इस समय होना चाहिए, तब जाके कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी और अगस्त प्रस्ताव लेके आई। और 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अगस्त प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव भारत के लोगों को काफी ज्यादा खुश करने वाला था। लेकिन अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। 1942 में सर स्टुअर्ट क्रिप्स ने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपके संविधान बनाने में तभी मदद करेंगे जब भारत हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में मदद करेगा, और वर्ल्ड वॉर 2 में अगर भारत हमारी मदद नहीं करता है तो हम भारत का संविधान नहीं बनाएंगे। लेकिन बात ये नहीं थी कि भारत को डर लगता था कि भारत के लोग मरेंगे इसलिए हम वर्ल्ड वॉर 2 में मदद नहीं कर रहे थे। बात ये थी कि उस समय ये नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 कब जाकर खत्म होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपसे कोई कहे कि हम आपका जो बोर्ड एग्जाम है जब कंडक्ट कराएंगे तब कोरोना का जो सारा वायरस है, कोरोना है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज आपको नहीं पता है कि कोरोना कल ख़त्म होगा कि अगले 10 साल में ख़त्म होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम हो ही जाएंगे। इसी हिसाब से उस समय ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 इतने जोरों शोरों से चल रहा था, उस समय इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयशन फैला हुआ था पूरी दुनिया में कि लोगों को यही नहीं पता चल रहा था कि हम जिएंगे कि नहीं मर जाएंगे। इसलिए उस समय ये अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल था कि कब वर्ल्ड वॉर 2 जाके ख़त्म होगा। इसलिए उस समय की नेशनल कांग्रेस और उस समय की मुस्लिम लीग ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है कि अंग्रेजों को कैसे झुकाया जाए। 1946 में अंग्रेज झुके। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके 3 मेंबर थे। सर स्टुअर्ट क्रिप्स, जो कि 1942 में भी एक प्रस्ताव लेके आए थे, ए.वी. अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये 3 मेंबर ने एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसे 16 मई 1946 को एग्जीक्यूट किया गया और लोगों को बताया गया कि इस तरह से भारत का संविधान तैयार होगा। इसकी नींव रखी गई जब संवैधानिक सभा का गठन किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का जैसे ही गठन हुआ, उसका एस्टेब्लिश्ड किया गया उस कमेटी को, उसके बाद ही ये समझ लीजिए भारत के संविधान बनने की राह आसान होती चली गई। भारत के लिए एक बात कही जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। और उस समय भी भारत के संविधान को बनाते समय ये याद रखना था कि हमें विविधता में एकता चाहिए थी। यानी यहाँ बहुत सारे भाषाई लोग, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उन सबको कैसे जोड़ के रखा जाए, उस चेन को ब्रेक ना होने दिया जाए, कैसे। इसलिए इस कमेटी में 389 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। इनमें से जो मेंबर्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। एक तरफ थे प्रिंस प्रोविंस के, एक तरफ थे ब्रिटिश प्रोविंस। यानी 2 पार्ट्स में मेंबर डिवाइड थे। एक तरफ था ब्रिटिश प्रोविंस, एक तरफ था प्रिंस प्रोविंस। जिन जगहों पर राजाओं का राज था वहां से प्रिंस प्रोविंस आएंगे, जिन जगहों पर ब्रिटिश का राज था वहां से आएंगे ब्रिटिश प्रोविंस। जो ब्रिटिश प्रोविंस वाले लोग थे वो थे इलेक्टेड, यानी वो चुनाव लड़कर वहां पर पहुंचे थे। जबकि जो राजाओं की तरफ से आए थे वो आए थे नॉमिनेटेड, यानी राजाओं ने अपने खास लोगों को उस जगह भेजा। कई राजा इसके खिलाफ थे, कई राजा चाहते थे कि हमारे राजा सही बनी रहे और संविधान ना बने और हम ही सब कुछ हो, इसलिए कई राजाओं ने अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं भेजे। अब आता है कि 389 मेंबर्स थे, उनको किस तरह डिवाइड किया गया। तो ब्रिटिश प्रोविंस ज़्यादा था, इसलिए 296 मेंबर्स गए ब्रिटिश प्रोविंस के लिए और 93 मेंबर्स गए कहाँ के लिए, प्रिंस प्रोविंस के लिए। ये 2 जगह डिवाइड हो गए।
अब इसमें जो 296 मेंबर्स थे वो भी दो जगह डिवाइड हुए। वो कैसे डिवाइड हुए? जो 296 मेंबर थे उनमें से 292 मेंबर आने थे स्टेट से, उस समय कहीं तो प्रांत से, और जबकि जो 4 मेंबर आने थे वो आने थे ब्रिटिश यूनियन टेरिटरीज से, यानी कि आज के केंद्र शासित प्रदेश। उस समय से कुछ और बोला जाता था, लेकिन आपको समझने के लिए ये ज्यादा आसान है। उस समय केवल मात्र भारत में 4 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। इन चारों को एक एक मेंबर एलोकेट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनली 296 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होते हैं। इनमें से जो 3 पार्टियां थी इसमें मुख्य थी। 3 पार्टियों को मैं किस तरह डिवाइड करता हूं, एक तरफ होती है कांग्रेस, एक तरफ होती है मुस्लिम लीग और एक तरफ होती है अदर्स, यानी ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप से जो कि चुनाव लड़ रहे थे। उस समय सभी संगठनों को, जिस तरह आज भारत में आजादी है कि कोई भी संगठन है, कोई भी राजनीतिक संगठन कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, उसी तरह इसमें भी किसी भी संगठन को चुनाव लड़ने की इजाजत थी। जब चुनाव हुए खत्म, उसके बाद रिजल्ट आया, 208 मेंबर कांग्रेस ने जीते, यानी 208 मेंबर थे वो आए थे कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा 73 मेंबर आए मुस्लिम लीग की, और 15 जो मेंबर थे वो आए थे स्मॉल ग्रुप से, जो छोटे छोटे ग्रुप से लड़ रहे थे। इसमें जो केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व था वो बहुत कम था, लगभग 10% से भी कम प्रतिनिधित्व, 5% कह सकते हैं आप। हाँ, लगभग 5% का जो प्रतिनिधित्व था महिला कर रही थी। इसमें 5% यानी मात्र 15 महिला ही इस पूरे उसमें 296 मेंबर्स में चुन के आई थी। तो महिलाओं का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा कम था। फिर भी भारतीय संवैधानिक सभा ने महिलाओं का भी उतना ही ख्याल रखा जितना उन्हें रखना चाहिए था। अब आता है संविधान को लिखने का टाइम। संविधान को कैसे लिखा जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा, उस चीज का टाइम। 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग आयोजित की, जिसमें जेबी कृपलानी ने यह मांग की कि हमारी संवैधानिक सभा का एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद को भारतीय संवैधानिक सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया, लेकिन ये एक टेम्परेरी अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। इस कमेटी का परमानेंट प्रेसिडेंट 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकंड मीटिंग में चुना गया। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संवैधानिक सभा का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संवैधानिक सभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिमांड की कि मेरे नीचे वाइस प्रेसिडेंट्स भी होने चाहिए, और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 वाइस प्रेसिडेंट मांगे। उस समय क्या था कि आज के टाइम में केवल वाइस प्रेसिडेंट एक होता है, लेकिन उस समय संविधान नहीं बना था, तो जो अध्यक्ष था उसकी ज्यादा मनमानी थी, इसलिए उस समय 2 वाइस प्रेसिडेंट उनको दे दिए गए। एक थे एस.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णाचारी। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट उस समय संवैधानिक सभा के हुआ करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तब आपको एक नाम बताया था, नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव वही व्यक्ति थे जिन्होंने संवैधानिक सभा की सबसे पहले मांग की थी कि संविधान होना चाहिए। उनको भी इसमें एक अहम भाग मिला और उन्हें भारतीय संवैधानिक सभा का एडवाइजर घोषित किया गया। इसके अलावा भारतीय संवैधानिक सभा ने जैसे तरह 9 और 11 दिसंबर को मीटिंग की, ऐसी कुल 11 मीटिंग की, और तब जाके कहीं भारत का संविधान तैयार हुआ। बात करें 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी भारतीय संविधान को लिखने के लिए, क्योंकि 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करवाया था संवैधानिक सभा से। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि जो भारत का संविधान है, उन्होंने एक पर्चा लिया, उन्होंने बताया कि ये है भारत के संविधान की रूपरेखा, यानी भारत का संविधान कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसलिए उस समय जब भारत के संविधान सभा को ये प्रस्ताव अच्छा लगा तो उन्होंने इस पर विचार किया और फाइनली 22 जनवरी को उन्होंने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रस्ताव के बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, आज जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, उस समय वो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आई थी, जिसमें 1976 को एक संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द और नए जोड़ लिए गए, जिसमें समाजवादी शब्द सबसे ज्यादा प्रमुख था, लेकिन इसमें 2 शब्द और भी थे जो कि काफी ज्यादा प्रमुख थे, लेकिन वो हमारा इस समय टॉपिक नहीं है, तो उस पे बारे बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं आगे। संवैधानिक सभा ने अपने काम को आसान करने के लिए अपने 8 बड़ी समितियां, 8 बड़ी कमेटियां बनाई और कई अन्य छोटी कमेटियां बनाई। इनमें 8 बड़ी कमेटियों में जो सबसे ज्यादा प्रमुख थी, सबसे ज्यादा मेन थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग से सबसे आप खुद ही समझ जाएंगे, लिखने वाली कमेटी, कि सारे लोग जो और अन्य कमेटियां हैं वो सारी दुनिया से, पूरी दुनिया के संविधानों को खंगोलेंगी, देखेंगी, पढ़ेंगी और उनमें से अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के ड्राफ्टिंग कमेटी को देंगी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है उसको किस तरह से लिखना है और किस तरह से भारतीय संविधान में उसको लिखना है।
ये सारा काम ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो इसमें जो सबसे प्रमुख थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे थोड़ी बाद में, कोई ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन अन्य 7 समितियां थी उनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। गौर से सुनिएगा, नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली थी यूनियन कमेटी, दूसरी थी स्टेट कमेटी और तीसरी थी यूनियन पावर कमेटी। ये तीनों कमेटियां थी, इनका जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो फंडामेंटल राइट कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि इसमें दो अन्य कमेटियां यानी स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोड्यूसर कमेटी, इन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई, यानी कि आजादी के ठीक 14 दिन बाद इस कमेटी की स्थापना की गई। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंक्लूड करके 7 मेंबर थे और इसमें बीच में 2 मेंबर्स को रिप्लेस भी किया गया था, जिसमें एन माधवराव को बीएल मित्तल ने रिप्लेस किया था, जबकि टीटी कृष्णाचारी को रिप्लेस किया था बीपी खेतर ने। अभी आपको मैंने एक नाम सुनाया था बीटी कृष्णाचारी। जो टीटी कृष्णाचारी थे और बीटी कृष्णाचारी थे वो आपस में भाई भाई थे, जिनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से उनको रिप्लेस किया था डीपी खेतर ने। बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन गई, 8 प्रमुख कमेटियां बन गई, उसके बाद छोटी अन्य कमेटियां भी बन गई, संविधान लिखने का काम स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। एक इंपॉर्टेंट डेट्स आती है इसमें 22 जुलाई 1947। ये वही तारीख थी जब भारतीय तिरंगा यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जिसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के एक निवासी थे। मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था और वो दिन था 3 जून 1947, जहां पर माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। ये वही वो काला दिन था जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन दोनों की शत्रुता काफी ज्यादा रही, वो बात हमारे आज के टॉपिक की नहीं है। लेकिन 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान माउंटबेटन प्लान के द्वारा अलग कर दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, जो संवैधानिक सभा कभी एक थी, वो संवैधानिक सभा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक संवैधानिक सभा जो कि इंडिया के लिए बनी, जो कि इंडिया के मेंबर्स उसमें रह गए, और कुछ संवैधानिक सभा के मेंबर जो पाकिस्तान चाहते थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, जिसमें ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम लीग के थे, जो जिन्ना की पार्टी के थे, वो उसमें चले गए। मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर थे जो रह गए, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो कांग्रेस के उसमें चले गए। तो मैं सबको बुराई नहीं दूंगा, लेकिन जो था वो था। बात करें तो कितने मेंबर भारत की संवैधानिक सभा में रह गए, तो बात करें जब भारत की संवैधानिक सभा बनी थी कि संविधान सभा विभाजन से पहले 389 मेंबर थे, लेकिन विभाजन के बाद इसमें 299 मेंबर रह गए, जिसमें 229 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस से। अब ब्रिटिश प्रोविंस नहीं कहेंगे, अब कहेंगे इंडियन प्रोविंस, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था। और जबकि इसमें 70 मेंबर थे, वो आते थे कहां से, प्रिंस प्रोविंस से। प्रिंस प्रोविंस भी अब कहना गलत रहेगा क्योंकि भारत आजाद हो चुका था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो सीन है वो बाद में आया था, लेकिन उस समय प्रिंस प्रोविंस हुआ करते थे, तो इसलिए इस समय हम इसे प्रिंस प्रोविंस कहेंगे। जो सदस्य जो 299 सदस्य से एक तरह से उस समय सांसद का काम कर रहे थे, तो इसलिए उस समय जो संवैधानिक सभा थी वो संविधान का भी निर्माण कर रही थी और उस समय कानून का भी निर्माण कर रही थी, नए नए लॉज का भी निर्माण कर रही थी। जब संवैधानिक सभा संविधान लिखती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब संवैधानिक सभा कानून का निर्माण करती थी तब उसके अध्यक्ष टीवी मावलंकर हुआ करते थे। एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, तो इसका सीधा सीधा जवाब है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। सारा कुछ हो गया, कमेटीज बन गई, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तिरंगा को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब आता है संविधान के दिन बनने का। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया। इसके पीछे क्या वजह थी कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही नहीं लागू किया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ बात और जान लीजिएगा। संविधान बन गया, जिन लोगों ने संविधान बनाया उनके सिग्नेचर की बारी थी। इसमें से 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स ने इस पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे, इसलिए उन्होंने इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। लेकिन
बचे कुछ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि वो संविधान से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि संविधान में कुछ और चीज़ें जोड़नी है या कुछ और चीज़ें घटानी है। इसलिए वो उस समय संविधान के जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें कुछ ऐड या कुछ रिड्यूस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस समय उस संविधान पर सिग्नेचर नहीं किए। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी से पहले भी कुछ दिन थे, जैसे कि 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 वही दिन था जिस दिन भारत के राष्ट्रीय गीत को, भारत के राष्ट्रीय गान को और भारत के प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि ये तीनों चीज उसी समय एक्सेप्ट की गई। यानी 1947, 1948 और 1949 को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब भारत पे ना कोई राष्ट्रीय गीत था ना कोई राष्ट्रीय गान था। इसलिए 1950 24 जनवरी को भारत के राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को और भारत के प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। अब बारी आती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू क्यों किया गया? आखिर क्या वजह थी कि इसे 24 को, 22 को, 21 को, 20 को, 18 को, 17 को लागू नहीं किया गया? क्या वजह थी कि इसे 26 नवंबर को भी लागू नहीं किया गया? तो मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या था कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में रावी नदी के किनारे, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि भारत 26 जनवरी 1930 से आजाद है, पूर्ण स्वराज वाला देश है, भारत किसी के अधीन नहीं है। और भारत के जो लोग थे या इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस लगातार बनाते आ रही थी। कहां तक? 1946 तक। 1947 तक उन्होंने भारत के आजाद होने से पहले तक 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और उन्होंने कहा कि हमने 26 जनवरी को इतना महत्व दिया तो 26 जनवरी को अब हम भूल रहे हैं, अब हम इसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में, क्यों ना हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करें। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको कैसी लगी, आपको संविधान कैसे बना, आपको पता चल गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।